गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो क्लास चल रही थी, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे। उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में स्टडी कर रहे थे। उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में जो पढ़ रहे थे, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था उसमें कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया था व्हाट इज द एडिशन कंपाउंड, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये बताया योगात्मक यौगिक बेटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो मैंने आपको बताया था द्वितीय लवण, क्या बताया था, द्वितीय लवण बताया। ठीक है, और उसके बाद में एक क्या बताया मैंने आपको, संकुल यौगिक। एक मैंने आपको बताया था संकुल यौगिक। ठीक है, संकुल यौगिक बता दिया है ना। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि दूसरा पॉइंट जो पढ़ाया था मैंने आपको ये पढ़ाया था द्वितीय लवण एवं संकुल यौगिकों में अंतर। द्वितीय लवण एवं संकुल यौगिकों में अंतर, ये मेरा दूसरा पॉइंट था। द्वितीय लवण एवं संकुल यौगिकों में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन। उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इतनी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में स्टडी करवा चुका हूं। इतनी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बता चुका हूं कैसे कैसे क्या करते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था वो ये बताया था उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन। दूसरा मैंने बताया था आपको कि योगात्मक यौगिक, द्वितीय लवण, संकुल यौगिक में अंतर वगैरह ये चीजें आपको मैंने बता। ठीक है, अब देखना आगे से मैं सॉल्व स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा M L N और ये X प्लस। ठीक है, इस तरीके से मैंने किसी कंपाउंड को लिख दिया। अब मैंने इस तरीके से अगर किसी कंपाउंड को मैंने लिख दिया तो आपका मतलब होगा M का मतलब क्या होगा, तो आप लिखोगे M का मतलब होगा केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन या फिर परमाणु, इसे कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। दूसरा जो मेरे पास आ रहा है दैट इज, वो मेरे पास आ रहा है लिगेंड, क्या आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। तीसरा जो मेरे पास आ रहा है दैट इज, वो आ रहा है लिगेंड की संख्या। तीसरा जो मेरे पास आता है उसे कहते हैं लिगेंड की संख्या, नंबर ऑफ द लिगेंड कहते हैं। और ये जो आता है इसे कहते हैं संकुल पर आवेश, संकुल पर आवेश। यहां तक हम लोगों ने स्टडी किया था केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। सेकंड चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी लिगेंड, तीसरी लिगेंड की संख्या, और अगला पढ़ा था संकुल आयन पर आवेश। ठीक है, अब एक हम नया टॉपिक है इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, वो है उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द। ये हमारा एक नया टॉपिक है, उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द। उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास आएगा उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द में जो पहला पॉइंट है मेरे पास दैट इज, वो है केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, ओके। या फिर इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, इसे कहेंगे केंद्रीय धातु आयन, या फिर इसका दूसरा नाम हो जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, देखिए सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं इधर देखिए। जैसे मैंने लिखा K4Fe और ये Cn और ये 6, K4FeCN6 लिख दिया। मैंने लिख दिया CuNH3 और ये 4 टाइम और ये SO4। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिख दिया ZnOH4 टाइम और ये 2 माइनस। ठीक है, इस तरह के यौगिक में लिख रहा हूँ, है ना। ऐसे देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने लिख दिया CONH3 और ये 6 टाइम और ये +3। ऐसे मैंने लिख दिया NiCN4 और 2 माइनस। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया सपोज कीजिए NiCl4 2 नेगेटिव लिख दिया। अब ये एक उपसहसंयोजक
संयोजन यौगिक है, ठीक है। तो इसके अंदर केंद्रीय धातु आयन कौन सा है? Fe। कौन सा है? Fe। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था होती है बेटा +2, तो इसके अंदर केंद्रीय धातु आयन क्या हो जाएगा? Fe+2। K4FeCl6 में केंद्रीय धातु आयन जो होता है वो Fe+2 होता है। अगर मैं इसका एक और कंपाउंड लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया K3 और यहां मैंने लिख दिया Fe और ये Cl6, ये कंपाउंड नहीं हो सकता है। इसमें केंद्रीय धातु क्या होगा? कॉपर। तो इसमें होगा केंद्रीय धातु आयन क्या होगा? कॉपर Cu+2। यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन क्या होगा बेटा? Zn+2। यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन क्या होगा? Fe+3। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? +3। यहाँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी बेटा? +2। यहाँ Mi है और Mi की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी दैट इज +2 आएगी, और यहाँ पर Mi है उस Mi की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी दैट इज +2। ये मेरे पास क्या होता है? केंद्रीय धातु आयन होता। इतनी बात आपको समझ में आई? केंद्रीय धातु आयन क्या होता है? अपन लिख सकते हैं केंद्रीय धातु आयन क्या होता है कि धनायन या उदासीन परमाणु, कोई ऐसा धनायन या उदासीन परमाणु जो दो या दो से अब मैं आपसे बात करता हूं कि केंद्रीय धातु आयन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? व्हाट इज द सेंट्रल मेटल आयन? ये सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो आप लिखोगे केंद्रीय धातु आयन। ये केंद्रीय धातु परमाणु एक ऐसा आयन होता है जो लिगेंडों से घिरा हुआ रहता है, ये लिगेंडों से घिरा हुआ होता है ये वाला परमाणु, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे लिगेंडों से घिरा हुआ रहता है वो आप देखिएगा। इसमें इसकी बात करता हूं, मैं इसकी बात करता हूं, जैसे इसकी मैंने बात करी तो ये मेरे पास क्या है? ये है FeCl6, FeCl6 4- ये है ना। अब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? यहाँ मैं लिखूंगा Fe, ठीक है, और ये इसके साथ कितने Cl जोड़ने हैं? 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, है ना। 4 तो ये जुड़ गए, एक ऊपर जुड़ जाएगा, एक नीचे जुड़ जाएगा, तो एक हो जाएगा Cl-, एक हो जाएगा Cl-, एक हो जाएगा Cl-, ये अगला Cl-, ये अगला Cl-, ये अगला Cl-। अब देखो इस पर +2 आ रहा है और यहाँ माइनस का कितना आ रहा है? 6, तो ओवरऑल इसको कैंसिल करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसे कहते हैं केंद्रीय धातु आयन। किसी भी संकुल में ऐसा आयन किसी भी संकुल में ऐसा परमाणु या आयन जो लिगेंडों के द्वारा घिरा हुआ होता है, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। ये जो FeCl6 है, इसमें ये जो Fe होता है वो केंद्रीय धातु आयन की तरह कार्य करता है। सेम अगर मैं इसकी बात करूं CuNH3 4-SO4, तो इसमें जो क्या है? इसमें Cu+2 क्या होता है? केंद्रीय धातु आयन होता है Cu+2। जैसे मैंने लिख दिया ZnOH 4-2-, ZnOH 4-2- लिख दिया, तो यहाँ Zn+2 किसका काम करेगा? केंद्रीय धातु आयन का काम करेगा। इसी तरह मैंने लिख दिया K3FeCl6, K3FeCl6 में Fe+3 किसका काम करेगा? केंद्रीय धातु आयन का काम करेगा। मैंने लिख दिया CuNH3 6+3 इसमें CO+3 किसका काम करेगा? केंद्रीय धातु आयन का काम करेगा। ये ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं ये आपको मैं अगले नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर लिखा मैंने NiCl4 इसमें Ni+2 केंद्रीय धातु आयन है, NiCl4 इसमें कौन सा धातु है? केंद्रीय धातु आयन, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया PtCl6 और ये 2-। अब बताओ यहाँ कौन सा केंद्रीय धातु आयन है? तो सीधी सी बात है यहाँ Pt+4 क्या है? केंद्रीय धातु आयन, ओके। इसे कहते हैं केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल एटम। ऐसा संकुल में ऐसा आयन या परमाणु जो लिगेंडों के द्वारा घिरा होता है, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता। केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता। केंद्रीय धातु आयन या फिर इसे अपन कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता, ठीक है। केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता। ये आपको यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ये हो गया केंद्रीय धातु, ठीक है। अब एक और चीज तो समझनी है आपको कि केंद्रीय धातु आयन को हम लिखते हैं M का मतलब होता है सेंट्रल मेटल आयन। ये लिगेंड है, ये क्या है? लिगेंड है। ये लिगेंड क्या करता है? केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ एक बात ये समझने की है कि लिगेंड होता है केंद्रीय धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? क्योंकि धातु आयन के पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। इसके पास क्या होता है? इसके पास जो होते हैं ना वो रिक्त डी कक्षक होते हैं, इसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। इसलिए क्या होता है? इसलिए ये जो होता है ना वो लुईस अम्ल की तरह काम करता है। ये लुईस अम्ल की तरह काम करता है, ये लुईस अम्ल की तरह काम करता है, और ये जो काम करता है लुईस क्षार की तरह काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय धातु आयन होता है वो लुईस अम्ल की तरह लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्यों? केंद्रीय धातु आयन लुईस अम्ल की तरह लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्यों? तो आप क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु आयन लुईस अम्ल की भांति व्यवहार इसलिए करता है क्यों? क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, इसलिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को
ये आपका एक टॉपिक हो गया, उसे कहते हैं अपन क्या, केंद्रीय धातु आयन, तो केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, अगला जो टॉपिक इसमें आपको सीखना है दैट इज, वो सुनिए क्या सीखना है। अगला जो टॉपिक है इसमें पॉइंट नंबर 2 आएगा, वो आएगा मेरे पास आएगा आयन मंडल। क्या आएगा? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है बेटा आयन मंडल क्या होता है। आयन मंडल अभी समझ में आ जाएगा आपको, देखिएगा आयन मंडल क्या होता है, समझ मंडल क्या होगा। अगला जो टॉपिक है आयन मंडल है ना, और तीसरा जो टॉपिक आएगा दैट इज समन्वय मंडल। एक होगा आयन मंडल और एक होगा समन्वय मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल से क्या मतलब है वो सुनिए भाई। आयन मंडल से क्या मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा K4 हमने लिख दिया Fe और ये Cl6 लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया जैसे K3 और ये मैंने लिख दिया Fe और ये Cl6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ सपोज कीजिए मैंने लिख दिया Cu और ये NH3 और ये 4 टाइम और ये SO4 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ सपोज कीजिए मैंने लिख दिया CO और ये NH3 और ये 6 टाइम और ये Cl3 लिख दिया। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है ध्रुव कोष्ठक होता है, इस ध्रुव कोष्ठक के बाहर वाला जो मंडल होता है इसे आयन मंडल कहते हैं। बाहर वाले मंडल को नाम दिया जाता है आयन मंडल। आयन मंडल, बाहर वाले मंडल को नाम दिया जाता है आयन मंडल, और ध्रुव कोष्ठक और लिगैंड को ध्रुव कोष्ठक के लिए केंद्रीय धातु आयन लिगैंड को एक साथ लिख दिया जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है समन्वय मंडल। तो दो तरह के मंडल हो गए, एक हो गया आयन मंडल और एक हमारे पास क्या हो जाता है समन्वय मंडल। आयन मंडल का मतलब क्या होता है, जब किसी संकुल यौगिक में किसी संकुल यौगिक में जो समन मंडल होता है, समन मंडल के अतिरिक्त जो शेष भाग होता है वो आयन मंडल कहलाता है। और आयन मंडल जो होता है इसकी प्राइमरी वैलेंसी बनाता, प्राथमिक संयोजकता बनाता। अब यहाँ आयन मंडल कौन सा है, K4 आयन मंडल में आ जाएगा। यहाँ पर ये आयन मंडल है और ये क्या है समन मंडल है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ये समन्वय मंडल है, ये आयन मंडल है, यहाँ पर क्या है ये वाला आयन मंडल है ना। इसी तरह यहाँ देखोगे तो ये वाला क्या है आयन मंडल है और ये वाला क्या है समन्वय मंडल है। तो आयन मंडल को अगर आपको डिफाइन करना हो, आयन मंडल की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो कि बेटा आयन मंडल क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे आयन मंडल क्या होता है, आप क्या लिखोगे आयन मंडल में आपको सीधी सी परिभाषा लिखनी है कि समन्वय मंडल जो होता है ना, वो समन्वय मंडल के अतिरिक्त जो भाग होता है वो आयन मंडल कहलाता है और यह प्राथमिक संयोजकता बनाता। ठीक है, और ये भाग क्या होता है आयनीय होता है। क्या होता है, ये आयनीय होता है, अर्थात इससे ये प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर ये आयन मंडल है, समन्वय मंडल के अतिरिक्त शेष भाग आयन मंडल कहलाता है, ये प्राथमिक संयोजकता बनाता है। ये ठीक है, इसी तरह इसमें ये आयन मंडल है, समन्वय मंडल के अतिरिक्त शेष भाग आयन मंडल कहलाता है। अब परिभाषा आगे समन्वय मंडल क्या होता है भाई, ये तो लिगैंड है, इसके अंदर NH3 तो लिगैंड है, केंद्रीय धातु आयन है। लिगैंड को केंद्रीय धातु आयन को अगर एक ध्रुव कोष्ठक में लिख दिया जाता है, ध्रुव कोष्ठक मतलब ऐसा कोष्ठक जब केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड, केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड को ध्रुव कोष्ठक में लिख दिया जाता है तो उसे समन्वय मंडल नाम दिया जाता है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हो कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगैंड को जब एक ध्रुव कोष्ठक में लिख दिया जाता है तो इसे समन्वय मंडल नाम दिया जाता है। तो दो चीजें हमारे पास हो गई, एक हमारे पास हो गया समन्वय मंडल और एक हमारे पास क्या हो गया आयन। तो यहाँ जो हम सीखे दो चीजें यहाँ पर सीखे बेटा, एक हम सीखे समन्वय मंडल और एक हम सीखे आयन मंडल। तो समन्वय मंडल क्या होता है और आयन मंडल क्या होता है, इन चीजों को हमने अलग अलग स्टडी कर लिया। समन्वय मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है। यहाँ तक कोई आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको समन्वय मंडल में, आयन मंडल में डाउट्स वगैरह नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है समन्वय मंडल और आयन मंडल, आई थिंक नो प्रॉब्लम। आयन मंडल आपको मैंने बता दिया, समन्वय मंडल आपको। अब हमारे पास आती है बात आती है लिगैंड। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आएगा हमारे पास लिगैंड। लिगैंड किसे कहते हैं वो आप समझिए, लिगैंड क्या होता है, LIGAND, लिगैंड्स। व्हाट इज द लिगैंड्स, लिगैंड क्या होता है, लिगैंड किसे कहते हैं, लिगैंड कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, लिगैंड क्या होता है देखिए, है ना। तो लिगैंड की परिभाषा अगर पर लिखना चाहे तो ऐसा अणु परमाणु या आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है
प्रदान करता है लिगैंड कहलाता है। लिगैंड कहलाता, सीधी सीधी सी इसकी डेफिनेशन हो गई कि ऐसा अणु परमाणु आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है वो लिगैंड कहलाता। ऐसा अणु परमाणु आयन जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, लिगैंड कहलाता। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं N मेटल हो गया, ठीक है, और ये मेरे L क्या हो गया, लिगैंड। अब लिगैंड देता है मेटल देती है, लिगैंड देता है, तो लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है। समझ में आया? तो लिगैंड क्या होता है, ऐसा अणु परमाणु आयन जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है, लिगैंड कहलाता। ठीक है, जैसे कि मेरे पास H2 की बात करता हूं, तो H2 मेरे पास क्या है, लिगैंड है। H2 क्या है, लिगैंड है। क्यों है? क्योंकि देखो ये तो क्या हो गई हाइड्रोजन, ये हो गई ऑक्सीजन और ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर और यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर हो गए। ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे रहा है, मेटल को दे रहा है, ठीक है ना। ये मेरे पास किसका काम करेगा, लिगैंड का काम करेगा। इसी तरह सपोज करो मेरे पास क्या है, NH3 है, NH3 है, NH3 भी लिगैंड का काम करेगा। वो कैसे करेगा, देखो ये नाइट्रोजन है, क्या है ये नाइट्रोजन है, और ये मेरे पास क्या हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। और इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, मेटल को दे दिया। तो ये भी किसका काम करेगा, लिगैंड का काम करेगा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो लिगैंड की परिभाषा क्या होती है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो कि लिगैंड की परिभाषा क्या होती है। तो आप लिख सकते हो ऐसा अणु परमाणु या आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसा अणु परमाणु या आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है, लिगैंड कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। ऐसा अणु परमाणु या आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है वो लिगैंड कहलाता। तो सिंपल सी परिभाषा अगर लिखना चाहे तो इसकी हो जाएगी, ऐसा अणु परमाणु या आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है, लिगैंड कहलाता। अब देखिए लिगैंड को एक और चीज समझनी है, वो है लिगैंड को लुईस स्टार कहते हैं। लिगैंड को बेटा क्या कहते हैं, लुईस स्टार कहते हैं। लिगैंड को क्या कहते हैं, लुईस। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो मेरे पास होता है लुईस अम्ल, एक होता है लुईस अम्ल, एक मेरे पास क्या होता है, लुईस क्षार। एक तो होता है लुईस अम्ल, एक मेरे पास क्या होता है, लुईस क्षार। तो लुईस अम्ल का काम तो कौन करता है, मेटल, और लुईस क्षार का काम कौन करता है, लिगैंड। समझ में आया ना। तो मेटल जो होती है वो लुईस अम्ल का काम करती है। मेटल लुईस अम्ल का काम इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। मैंने बताया था एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि धातु जो होती है, मेटल जो होती है, वो लुईस अम्ल का काम जो करती है क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं और ये लिगैंड से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान ग्रहण करती, इसलिए लुईस अम्ल का काम करती। एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लिगैंड जो होता है वो लुईस क्षार का कार्य करता है, क्यों। लिगैंड जो होता है वो लुईस क्षार का कार्य करता है, क्यों। तो आपको सीधा सा आंसर लिखना है, क्योंकि लिगैंड में क्या होता है, लोन पेयर पाया जाता है या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। लिगैंड जो होता है उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किस तरीके से व्यक्त करते हैं, इस तरीके से व्यक्त करते हैं ना। एक लिगैंड जो होता है वो लुईस क्षार की भांति काम क्यों करता है, क्योंकि इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाने के कारण यह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करता है, इसलिए लिगैंड लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ कि धातु परमाणु जो होता है, धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन होता है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्यों, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाने के कारण यह लिगैंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इसलिए यह लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। एक तो आपके पास हो गया। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि लिगैंड होता है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्यों। तो आप क्या लिखोगे, लिगैंड जो होता है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता, आपको लिखना पड़ेगा कि लिगैंड जो होता है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि लिगैंड में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाने के कारण, क्योंकि लिगैंड में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाने के कारण यह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान कर देता, इसलिए यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता। इसलिए किसकी भांति व्यवहार करतेगा, इसलिए लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता। तो दो सवाल आपके क्लियर हो गए। एक सवाल ये क्लियर हो गया कि लिगैंड लुईस अम्ल की भांति काम करता है और लिगैंड जो होता है वो लुईस क्षार की भांति काम करता है और केंद्रीय धातु आयन होता है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता। दो चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर
इसके एक एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूं तो एग्जांपल के तौर पर आप देखिएगा मैंने यहाँ लिखा AZ और ये NH3 और ये 2 टाइम और ये +2 लिख दिया प्लस आया मैंने ये। अब यहाँ पर आप देखोगे ये तो क्या है मेटल है, ठीक है, और ये क्या है लिगैंड है। तो बताओ लिगैंड मेटल पे इलेक्ट्रॉन जो देगा कि देगा तो सीधी सी लिगैंड की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा अणु परमाणु यहाँ है कि केंद्रीय धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन जो प्रदान करता है लिगैंड कहलाता। इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ लिखेंगे Ag और यहाँ क्या लिखेंगे, ये देखो NH3 अपना इलेक्ट्रॉन जो इसे दे रहा है, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे अपन NH3 ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जो इसको दे रहा है और इस पर प्लस आ रहा है। दोनों परिभाषा क्या हो गई, ये Ag प्लस है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि S केंद्रीय धातु आयन है, लिगैंड से घिरा हुआ है, तो केंद्रीय धातु आयन है, ये लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रदान कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है तो ये लुईस क्षार है, ये लुईस क्षार है, ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है तो ये क्या है लुईस क्षार है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है तो ये लुईस क्षार में ये क्या है लुईस अम्ल है। एक तो मेरे पास लुईस क्षार हो जाएगा और एक मेरे पास क्या हो जाएगा लुईस। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हमारे पास आएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है दाता परमाणु, ठीक है, दाता परमाणु। दाता परमाणु इसको अंग्रेजी में कहते हैं डोनर एटम, दाता परमाणु या डोनर एटम। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि दाता परमाणु या डोनर एटम क्या होगा, ठीक है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो दाता परमाणु ये दोनों लिगैंड में उपस्थित है, लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु, लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, प्रदान करता है। लिगैंड में उपस्थित वह, लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है दाता परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता। एक लाइन में सीधा सा काम खत्म हो गया कि दाता परमाणु क्या होगा, तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। दाता परमाणु का मतलब हो जाएगा लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है दाता परमाणु कहलाता। लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है दाता परमाणु। अब बताओ H2 एक लिगैंड है, H2 का एक लिगैंड, अब इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऑक्सीजन दे रही है, हाइड्रोजन दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है। जहां पर तो आपके पास दाता परमाणु आएगा वो कौन सा आएगा, आपके पास ऑक्सीजन। दाता परमाणु कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर दाता परमाणु। NH3 भी एक लिगैंड है, NH3 भी एक लिगैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म कौन प्रदान कर रहा है, नाइट्रोजन। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन प्रदान कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन किसका काम करेगी, दाता परमाणु का काम करती, ठीक है। ये बातें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी कि बेटा दाता परमाणु क्या होता है। तो सिंपल सा आप लिख सकते हो, दाता परमाणु का मतलब ऐसा परमाणु लिगैंड में उपस्थित ऐसा परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है वो दाता परमाणु कहलाता है। लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है दाता परमाणु कहलाता। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको इजीली लिख सकते, ठीक है। तो दाता परमाणु का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है दाता परमाणु कहलाता, ठीक है। H2O में दाता परमाणु ऑक्सीजन होता, H2O जो होता है उसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रो वो NH3 होता है, उस NH3 में जो दाता परमाणु होता है वो कौन होता है, नाइट्रोजन होता। इतना आप देख सकते